ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सुप्रभात दोस्तों। वेलकम टू नीडी क्लासेज। नीडी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी हमारा 67th बीपीएससी का क्रैश कोर्स सीरीज चल रहा है। नीडी क्लासेज में हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, ये क्रैश कोर्स सीरीज है और इसमें हमने लूसेंट से स्टार्ट किया है। टॉपिक वाइज प्लान है और उसमें हमारा प्लान अभी लूसेंट का प्लान चल रहा है। इसमें हमने हिस्ट्री और साइंस में बायोलॉजी कंप्लीट करा दिया है, तो अभी हमारा केमिस्ट्री चल रहा है। तो केमिस्ट्री में भी बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर करा दिए हैं। बहुत सारे पार्ट वाइज में वीडियोज अपलोड हो चुके हैं नीडी क्लासेज चैनल पर। तो आप लोग नीडी क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि सारे वीडियोज जो हैं उसके नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच जाएं। सारे वीडियोज को आप लोग देखें और नीडी क्लासेज फैमिली के साथ इस प्रकार से आप जुड़ जाएं कि 90 दिन में आपका पूरा जो है बीपीएससी का और सीडीपीओ का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाए। साथ में ये जो हमारा टॉपिक वाइज प्लान है, इसमें हम लोग जैसे लूसेंट को कवर करा देंगे, घटना चक्र को कवर करा देंगे। तो जितने भी वन डे एग्जाम है, जैसे कि आपका बिहार दरोगा हो गया, चाहे यूपी दरोगा हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, या एमपी पीसीएस हो गया, या उसके बाद बिहार का बीपीएससी हो गया, ऑडिटर का एग्ज़ाम हो गया, या झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम हो गया, जेपीएससी हो गया, तो सबका एग्ज़ाम लगभग सब जो है ये कवर करा देगा, क्योंकि लूसेंट इसमें हम लोग डिटेल्ड कवर करा रहे हैं और साथ में हम लोग घटना चक्र को भी कवर करा दे रहे हैं। तो आपका लगभग सारे, फिर उसके बाद एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी वालों का हो गया, आरआरबी का जो एनटीपीसी ऑर्गेनाइज करती है, रेलवे का और दूसरे जो एग्जाम्स हैं, बैंक में भी जीके हैं, एसएससी में भी जो जीके हैं, सब कवर हो जाएगा ये हमारे क्रैश कोर्स सीरीज से। तो आप सभी लोग जो कि बीपीएससी के लिए जुड़े हैं, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दें और दोस्तों को भी बोले कि वो नीडी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद हमारे सारे वीडियो को देख डालें। हमारे सारी वीडियोज़ को अगर वो देख लेंगे, उसके बाद अगर वो लूसेंट खरीद लेंगे और घटना चक्र खरीद लेंगे और जो भी करंट अफेयर्स का बुक्स खरीदेंगे, तो बस एक बार वो बुक्स को देखेंगे, वो चीज़ बैठ जाएगा, क्योंकि हम लोग वीडियोज़ में ही उनको इतना प्रयास करेंगे कि उनको सारी चीज़ें याद करा दें। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी हम लोग केमिस्ट्री कर रहे हैं और केमिस्ट्री में आज हम लोग जो है कार्बन एवं उसके यौगिक से स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी केमिस्ट्री पोर्शन का। तो कार्बन क्या है? एक अधातु है, नॉन मेटल है। इसकी परमाणु संख्या क्या है? एटॉमिक नंबर 6 है। इसे आधुनिक आवर्त सारणी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है के वर्ग 4A में रखा गया है। अब कैकुले ने बताया कि कार्बन की संयोजकता जो है वो 4 होती है। मतलब इसका संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। इसका वैलेंसी 4 है और इसने ही कार्बनिक यौगिकों की होमोलोगस सीरीज की बात प्रतिपादित की। तो किसने की थी? कैकुले ने। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे 2 प्रश्न आ सकते हैं कि किसने होमोलोगस सीरीज की बात प्रतिपादित की, तो कैकुले ने की, और किसने कार्बन की संयोजकता 4 बताई, तो कैकुले ने। अब एलोट्रॉपी क्या होता है? जिसको अपरूपता बोलते हैं। वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न हो अपरूप कहलाते हैं और इस घटना को अपरूपता कहते हैं। जिनके केमिकल गुण एक हों लेकिन फिजिकल गुण अलग हो, माने देखने में वो अलग दिखता हो, रंग रूप आकार स्वरूप अलग हो, लेकिन केमिकल गुण सेम हो, वो क्या कहलाते हैं? अपरूप, जिसको एलोट्रॉप्स कहते हैं। अब कार्बन के 2 एलोट्रॉप्स हैं, कौन अपरूप है? हीरा और ग्रेफाइट। अब हीरा के प्रमुख गुण हम लोग देख लेते हैं। यह ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है, इंसुलेटर होता है। यह दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। यह किसी भी द्रव्य में नहीं घुलता है। इस पर अम्ल, क्षार आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इसके रवे जो हैं वो घनाकार होते हैं, मतलब इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो घनाकार होते हैं। इसका अपवर्तनांक 2.417 होता है, अतः पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण यह बहुत चमकता है। इसका अपवर्तनांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको म्यू बोलते हैं वो 2.417 होता है और इसी कारण से इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, बहुत चमकेगा। इस पर रेडियम से निकलने वाली एक्स किरणों के पड़ने पर यह हरा रंग प्रदर्शित करता है। ठीक है। शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है, ट्रांसपेरेंट होगा, रंगहीन होगा। कुछ हीरे काले होते हैं जिन्हें बोट कहते हैं, BOART। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ सकता है, बोट क्या है? तो एक प्रकार का काला हीरा बोट है। इसका उपयोग शीशा काटने में किया जाता है। अब ग्रेफाइट के प्रमुख गुण हम लोग देख लेंगे। यह विद्युत का सुचालक होता है। अब देखिए ग्रेफाइट क्या है? ये कंडक्टर है, जबकि हीरा क्या था? इंसुलेटर था। इसका आपेक्षिक घनत्व जिसको हम लोग रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं 2.2 होता है। कागज पर रगड़ने से यह उस पर काला निशान बना देता है, इसलिए इसको काला शीशा भी कहते हैं। अब ग्रेफाइट जो कि आप लोग पेंसिल का जो लेड रहता है, पेंसिल की जो लीड है वो ग्रेफाइट से बनी होती है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में, परमाणु भट्टी में इसका विमंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में हम लोग यूज करते हैं। इसका किस में? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। इलेक्ट्रोड के रूप में वो कार्बन आर्क बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। हीरा में कार्बन जो है sp3 एवं ग्रेफाइट में sp2 फॉर्म में रहता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है ये। ठीक है। अब कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु
एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। अब जो चीनी है, तो चीनी में अब देखिए चीनी जो होता है उसको रंगहीन कैसे बनाया जाता है, तो कोई भी जानवर जो है उनकी हड्डियों से को जलाकर चारकोल बनाया जाता है, जिसको एनिमल चारकोल कहते हैं, और इसी का प्रयोग करके चीनी बनाया जाता है। ठीक है, तो चीनी उसी से रंगहीन हो जाता है। अब हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर अगर कोई कंपाउंड बनाए तो ये क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का एक प्राकृतिक स्रोत भी है जो कि पेट्रोलियम है, जिसको कच्चा तेल कहते हैं, जिसे प्रकृति द्वारा पृथ्वी में से कुछ विशेष प्रकार के अवसादी चट्टानों, जिसको सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, के बीच बने भंडारों में संरक्षित किया गया है। अब है क्या, बहुत करोड़ों साल पहले जो बहुत सारे वृक्ष हुए या जो बहुत जंगल जो हो गए, वो अगर दब गए और या समुद्री जीव जंतु अगर दब गए तो क्या हुआ, जो पेड़ दबे तो कोयला बन गया, और समुद्री जीव जंतु जो है दबे तो क्या बन गया, उससे कच्चा तेल बन गया। अब हाइड्रोकार्बन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे, जिस हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक सहसंयोजी अबंधों द्वारा संतुष्ट होती है, उसे संतृप्त या अल्केन कहते हैं। माने जिसमें सिंगल बॉन्ड हो तो वो अल्केन कहलाएगा। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र, अब इसका सूत्र है अल्केन का ANE, अल्केन, KANE। जहां ANE दिखे उसका सूत्र क्या है, तो देखिए सूत्र है CnH2n+2। ठीक है, जहां N क्या है, तो N किसी में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। अब N में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3। अब N बता रहा है कि कार्बन का कितना उसमें एटम है। अब जैसे देखिए मीथेन CH4, अब अगर N बराबर अगर हम लोग 1 डालें तब क्या होगा, देखिए तो होगा क्या, जब N बराबर अगर 1 डालेंगे आप तो CnH2n+2 है, N 1 डालेंगे तो C1H2 × 1+2, तो C1H4, 1 को कुछ नहीं लिखेंगे तो CH4। अब CH4 के लिए क्या है, मिथेन कहते हैं इसको। ऐसे ही अगर आप लोग N बराबर 2 डालेंगे तो C2H2 × 2+2, तो C2H6। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इथेन। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ऐसे ही इथेन है C2H6, और प्रोपेन है C3H8, ब्यूटेन है C4H10 आदि अल्केन के प्रमुख उदाहरण है। तो सिंगल बॉन्ड वाले को सैचुरेटेड कहा गया। अब असंतृप्त क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड आए। तो हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम 2 निकटस्थ कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध अथवा त्रिबंध बनाकर अपनी संयोजकता को संतुष्ट करते हैं, अपने वैलेंसी को कंप्लीट करते हैं, उनको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कह लेते हैं। द्विबंध वाले को क्या कहेंगे, अल्कीन, ENE। अल्कीन श्रेणी का समान रासायनिक सूत्र होता है। अब उसका अल्केन का क्या था, 2n+2, तो इसका बस होता है CnH2n। त्रिबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अल्काइन कहलाता है। तो देखिए क्या क्या तीनों कहलाएगा, अल्केन, अल्कीन, ENE, ANE और आइन, अल्काइन। अब इसका सूत्र है CnH2n+2, इसका सूत्र है CnH2n, इसका सूत्र है CnH2n-2। ठीक है, एन, इन और आइन। ठीक है, अब इसके अब अल्काइन का सामान्य ये सामान्य रासायनिक सूत्र CnH2n-2 होता है। सबसे सरल अल्काइन क्या है, C2H2। अब देखिए इसमें एक बात आ जाती है। अब जैसे अल्कीन देखिए आप, क्या देखिए, अल्कीन, तो कार्बन कार्बन इन हो गया, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो अब पहला अल्केन हम लोग देखे तो इसमें हम लोग क्या देखे, N में कार्बन था CH4 जो है मीथेन, सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, अल्केन, मीथेन। अब इसमें कार्बन के चारों तरफ 4 हाइड्रोजन जुट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। लेकिन देखिए इन में क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो सिंपलेस्ट या स्मॉलेस्ट अल्कीन जो है वो किससे शुरू होगा, वो इथीन से शुरू होगा। मतलब मीथीन नाम का कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में 2 डबल बॉन्ड चाहिए। अब देखिए 2 कार्बन के बीच में 2 डबल बॉन्ड हो गया, तो अब कार्बन का वैलेंसी कितना है, 4 है, तो 2 तो हो ही गया। अब इसको 2 और पूरा कराना है। ठीक है, हर कार्बन को 2 और चाहिए, तो 2 हम बैठा दिए। तो अगर 2 बैठा आप दे रहे हैं तो देखिए, तो इसका फॉर्मूला हुआ C2H4। अब N = 2 पुट करिए CnH2n में, CnH2n ही है ना अल्कीन का फॉर्मूला, तो N 2 डालिएगा तो C2H4 आ गया। सही है, इसका मतलब कि आपका सिंपलेस्ट अगर अल्कीन का है तो क्या है, वो इथीन है।
सिंपलेस्ट अगर अल्केन कहे तो क्या है, मीथेन है। अब हम लोग देखते हैं आइन। तो आइन में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अब एक एक हाइड्रोजन यहाँ बैठ जाएगा, तो ये कार्बन का 4 हो गया, 3 इधर से 1 इधर से, 4 पूरा हो गया। इस कार्बन का भी 3 इधर से और 1 इधर से, 4 पूरा हो गया, तो C2H2। तो सिंपलेस्ट अल्काइन भी क्या होता है, इथाइन होता है। इसको हम लोग एसिटिलीन भी बोलते हैं, क्या, एसिटिलीन भी बोलते हैं। तो C2H2 समझ में आ गया आपको। तो यही चीज़ यहाँ समझाने का प्रयास किया गया था, यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ था। ओके, अब हम लोग आगे आएंगे। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन, अब ये है बेंजीन आपका। तो इसमें क्या होता है, ऐसे बेंजीन सिखाते हैं C6H6। इसमें होता क्या है, अल्टरनेट जो होता है डबल और सिंगल बॉन्ड का होता है। डबल बॉन्ड हुआ, यहाँ सिंगल, फिर यहाँ डबल, यहाँ सिंगल, यहाँ फिर डबल। और ये डबल सिंगल जो है वो रोटेट करते रहता है, एक जगह नहीं रहता है। तो ये हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा और पाई बॉन्ड हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो फिर यही देखिए कि आप लोग बेंजीन जो है वो क्या है, C6H6 सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसकी संरचना वलय होती है जो निम्न है। अब ये संरचना है, इसको ऐसे भी दिखाते हैं, अब ऐसे सिंपल फॉर्म में। अब जब कार्बन यहाँ रख देंगे, अब ये हर पॉइंट पे क्या है, कार्बन है, हर पॉइंट पे कार्बन है। अब ये कार्बन रह गया और कार्बन के साथ क्या क्या छुपा हुआ है, अब ये कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो और एक तरफ से इधर कार्बन है, इधर देखिए ये कार्बन, अगर किसी एक कार्बन को आप पकड़िए तो यहाँ ये कार्बन इसके साथ डबल बॉन्ड बना रहा है और इधर एक बॉन्ड है ही, तो इस कार्बन को के पास 3 बॉन्ड हो गए, तो एक बॉन्ड खाली हुआ, तो हर जगह एक एक हाइड्रोजन आप सेट कर दीजिए, क्योंकि हर कार्बन, किसी कार्बन को उठाइए वो 3 बॉन्ड है उसके पास, एक ही हाइड्रोजन उसको चाहिए हर कार्बन को। तो इसका मतलब कि C6H6 ये स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, बेंजीन की खोज माइकल फैराडे ने 1825 ईस्वी में किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछता है। उन्होंने इसे बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन का नाम दिया था, आगे चलकर इसे बेंजीन नाम दिया गया। प्रश्न पूछ देता है कि बेंजीन को पहले किसने खोज किया, कब किया, इसको पहले नाम क्या दिया गया, तो ये सब याद करना है आपको। अब एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज आता है जिसको बोलते हैं आइसोमरिज्म, जिसको समावयवता कहते हैं, समावयवता, आइसोमरिज्म। जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो परंतु उनके गुणों में अंतर हो। अब ऐसा हो सकता है कि 2 जो है कंपाउंड, उनका सूत्र सेम हो लेकिन उनका गुण अलग हो। अब जैसे देखिए ग्लूकोज हो गया C6H12O6, फ्रुक्टोज C6H12O6, सब दोनों का सेम फॉर्मूला है लेकिन दोनों के गुण में अंतर है। ठीक है, तो उसको हम लोग आइसोमर बोलते हैं। ठीक है, और प्राप्त यौगिक एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। इसमें 2 मुख्य प्रकार हैं। अब क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, जिसको हम संरचनात्मक समावयता कहते हैं, यह परमाणु के भिन्न भिन्न बंधों के कारण होता है। अब देखिए स्ट्रक्चर का मतलब है कि उसका स्ट्रक्चर, फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग होगा, मतलब उसके बॉन्ड, अब किसी में सिंगल बॉन्ड होगा तो किसी में डबल बॉन्ड हो जाएगा, उसमें फंक्शनल ग्रुप अलग हो सकता है। ठीक है, अब एक है त्रिविम समावयता, यह अंतरिक्ष में परमाणुओं के भिन्न प्रबंध के कारण होती है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि एटम्स का ओरिएंटेशन अलग अलग हो जाएगा। जैसे एटम्स, मान लीजिए किसी में बॉन्ड सेम भी है लेकिन ये बॉन्ड दोनों हाइड्रोजन के बीच में मान लीजिए बॉन्ड ऐसा है और एक यहाँ एक और हाइड्रोजन है। एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूँ, जैसे H2O में देख लेते हैं, या मान लीजिए इसी में ही ऐसे H2O। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ एग्जाम्पल के लिए कह रहे हैं, जैसे ABC मान लीजिए, तब ज़्यादा सही रहेगा। अगर हम लोग ABC कर रहे हैं, A और C के बीच में बॉन्ड है, A और B के बीच में बॉन्ड है, मान लीजिए यहाँ बॉन्ड एंगल दोनों के बीच में 105 डिग्री है। फिर यहाँ A, B और C फॉर्मूला सेम है, मान लीजिए ABC, और उसके बीच में बॉन्ड एंगल मान लीजिए आपका 120 डिग्री हो गया। तब क्या हो गया, दोनों का फॉर्मूला भी सेम है, ABC। ठीक है, दोनों में बॉन्ड भी सिंगल सिंगल बॉन्ड है लेकिन देखिए दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल अलग हो गया, तो दोनों जो है वो उसका मतलब कि दोनों आइसोमर हो गया। ठीक है, अब एक चीज है जिसको हम लोग पॉलीमराइजेशन कहते हैं। जब एक ही यौगिक के 2 अथवा अधिक अणु आपस में संयोग करके एक बड़ा अणु बनाते हैं तो इसको बहुलकीकरण या पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अब जैसे देखिए हम लोग इथीन पढ़े थे, C2H4 इथीन। अब बहुत सारे C2H4 C2H4 को अगर आप मिला दें, ठीक है, N मॉलिक्यूल्स को मिला दें, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को मिला दें, तो एक लंबा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा और उसको हम लोग पॉलीथीन कहेंगे। ठीक है,
तो उसी को पॉलीमर कहते हैं, और उत्पादक जो बनता है उसको पॉलीमर कहते हैं, जिसको बहुलक कहते हैं। अब बहुलक की विशेषताएं क्या है बहुलीकरण की, इसमें हम देखते हैं। इसमें एक ही यौगिक के अणु परस्पर संयोग करते हैं, एक ही यौगिक के अणु होते हैं, जैसे C2H4 मिला रहेगा, किसी भी अणु का निष्कर्षण नहीं होता है। बहुलक का अणुभार मूल यौगिक के अणुभार का गुणक होता है। अब कैसे गुणक होगा, तो मान लीजिए उसमें 5 C2H4 मिला हो, तो एक C2H4 का जो मास होगा, कार्बन का मास 12 दूनी 24 और हाइड्रोजन का 4 28, तो 5 अगर रहेगा तो 28 गुने 5 जो मास हो जाएगा उसका, ठीक है, गुणक हो जाएगा मास। अब प्राकृतिक बहुलक क्या है, प्राकृतिक तो स्टार्च और सेल्यूलोज जो है प्राकृतिक बहुलक है, पॉलीमर है। अब प्लास्टिक क्या है, प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण क्या है, तो लाह है। लाह आप लोग समझते होंगे, जो है वो प्राकृतिक प्लास्टिक है। रासायनिक विधि से अब तैयार प्लास्टिक 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछता है आपसे। अब थर्मोप्लास्टिक क्या है, यह गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाता है, यह थर्मोप्लास्टिक है। इसमें यह गुण सदैव मौजूद रहता है, चाहे इसे कितनी बार ठंडा एवं गर्म किया जाए। जिन कार्बनिक यौगिक के अंत में एक द्विबंध रहता है, माने डबल बॉन्ड रहेगा, उनके यौगिक जो है बहुलीकरण से थर्मोप्लास्टिक बनाते हैं। अब जैसे देखिए पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, अब ये सब क्या है, थर्मोप्लास्टिक हैं। ये गर्म करने पर मुलायम हो जाएंगे, ठंडा करने पर कठोर। पॉलीथिलीन वही एथिलीन को उच्च ताप एवं उच्च दाब पर बहुलीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। इसका उपयोग तार के ऊपर का आवरण, पैकिंग थैलियां बनाने में होता है। ये तो मैं बता चुका हूँ कि पॉलीथीन क्या है, C2H4 को ही जब हम लोग बहुलीकरण कर देंगे तो वो हो जाएगा। खाने के पदार्थ को पैक करने में पॉलीथिलीन का और बरसाती बनाने में पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, ये भी पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब पॉलीस्टाइरीन फेनिल एथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। तो जो आपका फेनिल एथिलीन होता है उसको अगर आप बहुलीकरण कर लें तो पॉलीस्टाइरीन मिलेगा, और इसका उपयोग अम्ल रखने की बोतल, सेलो के कवर आदि बनाने में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलीस्टाइरीन का पूछ देता है यूज। और PVC जिसको पॉलीवाइनाइल क्लोराइड कहते हैं, ये क्या है, वाइनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण, अगर वाइनाइल क्लोराइड को अगर हम लोग बहुलीकरण कर दें तो उससे पॉलीवाइनाइल क्लोराइड बन जाएगा। इसका उपयोग पतली चादर, फिल्म, बरसाती सीट, कवर, पाइप से ये सब बनाने में होता है। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, यह वह प्लास्टिक है जो पहली बार गर्म करते समय मुलायम हो जाता है। अब पहली बार गर्म करेंगे तो मुलायम हो गया, उसे उचित जैसा आपका इच्छा है इच्छित आकार में ढाल दिया जाता है। अब ढाल जब आप दिए एक बार, तब उसको पुनः गर्म करके मुलायम नहीं बनाया जाता, मतलब थर्मोसेट है, जैसा सेट हो गया वो वैसा ही रहेगा। अब इस प्रकार के अनुत्क्रमणीय बहुलकों को ताप दृढ़ बहुलक कहते हैं, ठीक है। ये टेम्परेचर रेजिस्टेंट जो है पॉलीमर होते हैं, कितना भी टेम्परेचर अब आप उसको दीजिए, अब उस पर कुछ असर नहीं होगा। अब इसका एक उदाहरण बेकलाइट है, मेलामाइन है। तो जो टीवी है, टेलीविजन है, ये सब का जो कवर होता है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, ठीक है। बेकलाइट के स्विच आते हैं जो वो थर्मोसेट होते हैं, इस पर टेम्परेचर का कोई असर नहीं होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे बैकलाइट क्या है, यह फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को, अब फिनॉल किसको बोलेंगे आप, तो बेंजीन में अगर OH लग जाता है तो उसको फिनॉल बोलते हैं। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है आपका, ये एक अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड CHO का ग्रुप है, तो HCHO को फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। आप लोग जानते होंगे HCHO अल्डिहाइड है, उसको फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अगर गर्म करेंगे तो बनेगा बेकलाइट, और इसका उपयोग रेडियो, टेलीविजन आदि के केस, बाल्टी आदि बनाने में किया जाता है। अब नोट, टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण टेट्राफ्लोरोइथाइलीन, ठीक है, तो टेट्राफ्लोरोइथिलीन के बहुलीकरण से होता है। अब टेट्राफ्लोरो मतलब आप समझ जाइए, ये कार्बन में कितना मॉलिक्यूल हो गया, फ्लोरीन का मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल होगा, और टेट्राफ्लोरोइथिलीन के बहुलीकरण से होता है, समझ गया। इसका उपयोग ना चिपकने वाली कड़ाहारी, अब टेफ्लॉन का कोट रहता है, देखते हैं आप लोग, जो कोटेड रहता है आपका बर्तन रहता है सब, उसमें टेफ्लॉन का कोट रहता है। अब हम लोग रबर के बारे में पढ़ेंगे, तो रबर 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक एवं संश्लिष्ट। अब प्राकृतिक रबर के बारे में पढ़ेंगे, यह आइसोप्रीन का बहुलक होता है। अब देखिए जैसे थर्मोप्लास्टिक है ये, तो क्या है, आइसोप्रीन जो है वो नेचुरल रबर है, और इसका बहुलक जो होता है वो आपका प्राकृतिक रबर होता है। अब वल्केनाइजेशन, जिसको वल्कनीकरण पढ़ेंगे, तो प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ अगर हम मिला के गर्म कर दें तो वल्केनाइजेशन हो जाता है, वल्कनीकरण होता है। इसके बाद रबर जो होता है एक निश्चित आकार ग्रहण कर लेता है, और इस प्रकार के रबर का उपयोग ग्लव्स, रबर बैंड बनाने में प्रयोग किया जाता है। अब वल्कनीकरण प्रक्रिया से रबर बनाने की खोज किसने की थी, तो चार्ल्स गुडईयर ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछता है कभी कभी
पहले पूछता था, अब नहीं पूछता है। रबर आसानी से कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। कार्बन डाइसल्फाइड में रबर घुल जाएगा। प्राकृतिक रबर काफी मुलायम होता है, जो आइसोप्रीन है मुलायम होता है। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिला दिया जाएगा। कार्बन किसी चीज में मिलाया जाएगा तो हार्डनेस बढ़ा देगा, आप जान लीजिए। जैसे अगर आप स्टील में भी अगर कार्बन का परसेंटेज बढ़ते जाता है तो स्टील का हार्डनेस बढ़ते जाता है, तब तो इसीलिए रबर में भी कार्बन मिलाएंगे तो कठोर हो जाएगा। इसका प्रयोग ट्यूब, टायर आदि बनाने में किया जाता है, क्योंकि रबर कुछ ज़्यादा मुलायम है, अब हार्ड करना है, उसको मजबूत बनाना है, तो उसमें कार्बन मिलाइए। अब हम लोग संश्लिष्ट रबर, जिसको सिंथेटिक रबर या मैनमेड रबर कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है नियोप्रीन। आइसोप्रीन क्या था? नेचुरल रबर। अब हम लोग सिंथेटिक रबर पढ़ रहे हैं। तो 2-क्लोरोब्यूटाडाइन के बहुलीकरण से बनता है। अब देखिए, जितना आपको किसके बहुलीकरण से क्या बनता है ये आपको याद कर लेना होगा। वेरी वेरी, एक टेबल बना के लिख लीजिए और उसको आप बार बार देखते रहिए। इसका उपयोग क्या है? विद्युत रोधी पदार्थ जैसे इंसुलेटिंग मटेरियल, विद्युत तार, इलेक्ट्रिक केबल, कन्वेयर बेल्ट। अब मान लीजिए कहीं आप बेल्ट देखते होंगे, 2 पुली लगा है, उसके बीच में बेल्ट रहता है। अब मान लीजिए यहाँ मोटर लगा दिया, बेल्ट रहता है, इस पे मान लीजिए कोई सामान ढोने के लिए कन्वेयर बेल्ट आप लोग फैक्ट्री में देखते होंगे। तो इसका भी कन्वेयर बेल्ट को भी बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, खनिज तेल ले जाने वाला जो पाइप होता है उसको बनाने में किया जाता है। अब एक थाइकोल होता है। अब यह दूसरा कृत्रिम रबर है। पहला नियोप्रीन है, दूसरा है थाइकोल, जो डाइक्लोरो इथेन को पॉलीसल्फाइड की प्रतिक्रिया से बनाया जाता है। अब ये बनता कैसे है ये याद करना जरूरी है। तो ये क्या है? डाइक्लोरोइथेन को पॉलीसल्फाइड की प्रतिक्रिया से बनाया जाता है और इसका उपयोग खनिज तेल ले जाने वाले पाइप बनाने में, विलायक जमा करने वाले टैंक, अब सॉल्वेंट जो भी है, जो बहुत सारा सॉल्वेंट रहता है तो उस टैंक का अंदर से कोट बनाने में इसका थाइकोल का यूज किया जाता है। थाइकोल रबर को ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायनों के साथ मिलाकर रॉकेट इंजनों में ठोस ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ठीक है, इसको थाइकोल रबर को कुछ ऐसे केमिकल्स के साथ मिला दिया जाता है जिससे ऑक्सीजन मुक्त हो जाए और उसके बाद रॉकेट इंजन में इसका प्रयोग सॉलिड फ्यूल के रूप में यूज होगा, ठोस ईंधन के रूप में। अब हम लोग रेसे के बारे में पढ़ेंगे, जिसको फाइबर्स कहते हैं। वे श्रृंखला युक्त ठोस जिनकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा सैकड़ों या हजारों गुना अधिक हो, रेसे कहलाते हैं। मतलब ऐसे ठोस जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई के अपेक्षा बहुत ज़्यादा लंबी हो, बहुत हजारों गुना, वो रेसे हैं। अब कुछ होता है रासायनिक रेसे, जिसको हम लोग केमिकल फाइबर्स कहते हैं। अब जैसे नायलॉन हो गया, तो नायलॉन शब्द कैसे बना? न्यूयॉर्क शहर के NY तथा लंदन के LON को मिलाकर बना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नायलॉन ऐसे छोटे कार्बनिक अणुओं के बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है जो प्राकृतिक रूप में उपलब्ध नहीं है, तो ये सिंथेटिक है। यह एक पॉलीअमाइड रेसे का उदाहरण है। पॉलीअमाइड रेसा है, क्या है? पॉलीअमाइड। अमाइड ग्रुप है, इसमें NH2 ग्रुप है, ठीक है, जिसमें अमाइड समूह CONH2 प्रत्येक इकाई पर होता है तथा बार बार दोहराया जाता है। पॉलीअमाइड रेसा बनाने के लिए 2 अमीन समूह, 2 अमीनो ग्रुप जो है NH2 युक्त किसी कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया किसी ऐसे कार्बनिक यौगिक के साथ की जाती है जिसमें कार्बोक्जिलिक अम्ल के 2 समूह हों। ठीक है, तो ऐसा रिएक्शन कराया जाता है NH2 वाले ग्रुप के साथ COH वाले ग्रुप को। ऐसा जिसमें 2 NH2 ग्रुप हो उसको कराया जाता है जिसमें COH के 2 CO ग्रुप हो। तो नायलॉन जो है मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ देता है। और इसका निर्माण सर्वप्रथम सन 1935 ईस्वी में किया गया था तथा व्यापारिक स्तर पर पहली बार सन 1939 में महिलाओं के लिए जुराबे मतलब सॉक्स बनाने में इसका प्रयोग किया गया। नायलॉन का उपयोग मछली पकड़ने के जाल में, ठीक है, पैरासूट के कपड़ा में, टायर में, जो ब्रश बनाने में दांत का ब्रश है, पर्वतारोहण के लिए जो नायलॉन की रस्सी आदि बनाने में काफी मजबूत होता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग रेयन के बारे में पढ़ेंगे। तो सेलुलोज जो होता है, सेलुलोज नेचुरल फाइबर है, तो उससे बने कृत्रिम रेशे को रेयन कहते हैं। रेयन बनाने के लिए सेलुलोज कागज की लुगदी या कास्ट को लिया जाता है। इसे सांद्र तथा ठंडे सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, से उपचारित करते हैं। उसके बाद इस सेलुलोज के विलयन को धातु बेलनों में बने छिद्रों में से होकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में गिराया जाता है। ठीक है, यहाँ इसके लंबे तंतु बन जाते हैं। रेयन रासायनिक दृष्टि से सूत के समान है। रेयन का उपयोग कपड़ा बनाने में, कालीन बनाने में, चिकित्सा क्षेत्र में लिंट या जाली बनाने के लिए किया जाता है।
अब हम लोग पॉलिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसे इंग्लैंड में विकसित किया गया था। कहाँ? इंग्लैंड में। और इसे संश्लिष्ट करने के लिए 2 हाइड्रोक्सिल, अब OH ग्रुप को हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं, समूह युक्त कार्बन यौगिक की अभिक्रिया 2 कार्बोजाइलिक ग्रुप से कराते हैं। देखिए याद रखना होगा आपको किससे किसको रिएक्शन करा के क्या बनाते हैं, यही। क्योंकि देखिए कार्बन जहां शुरू होता है वहां बहुत सारे रिएक्शंस आएंगे, बहुत सारे यौगिक आएंगे, आपको सबको याद करना होगा। तो इसलिए याद करना थोड़ा ज्यादा होगा इसमें। हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्सिल तथा कार्बोजेलिक समूह के मध्य अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप ईस्टर बन जाता है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि जब भी OH और COH रिएक्ट करेगा तो ईस्टर ग्रुप बनेगा। क्योंकि इस रेशे में अनेक ईस्टर समूह होते हैं इसलिए इसे पॉलिस्टर कहते हैं। अब पॉलिस्टर का उपयोग कपड़े के रूप में, पाल नौकाओं का पाल बनाने में, अग्निशमन के प्रयुक्त हॉज पाइप जो होता है, फायर एक्सटिंग्विशर का जो पाइप होता है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग कार्बन फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कार्बन फाइबर जो है कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला से बने होते हैं। ठीक है, कार्बन के एटम्स के लंबे कार्बन एटम्स का जो चेन है उससे कार्बन फाइबर बनता है। अब इसका संक्षारण, अब इसमें फायदा है कि इसका कोरोजन नहीं होगा, काफी हल्का होगा, बहुत मजबूत है, स्टील से ज्यादा मजबूत होता है। तो कार्बन फाइबर का रैकेट आता है, कार्स का बॉडी कार्बन फाइबर का बना होता है काफी, लेकिन ये महंगा होता है। इसका निर्माण संश्लिष्ट रेशों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, माने एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो रेशा है उसको गर्म करके बनाया जाता है। अब इससे रेशा जो है अपघटित होकर कार्बन फाइबर उत्पन्न करते हैं। इसका उपयोग अंतरिक्ष यान बनाने में, क्योंकि हल्का होता है और मजबूत होता है, तो इसका एरोप्लेन्स बनाइए, आप स्पेसशिप बनाइए, खेलकूद की सामग्री बनाइए, इसमें इसका प्रयोग होगा। अब हम लोग पेट्रोलियम उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, पेट्रोलियम इंडस्ट्री। पेट्रोलियम प्रायः प्राकृतिक गैस के नीचे, जहां जहां गैस पाया जाएगा ना वहां वहां आपका क्रूड ऑयल जिसको पेट्रोलियम भी पाया जाएगा। कच्चे पेट्रोलियम को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के द्वारा पृथक किया जाता है। तो पूछता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे। अब देखिए एक ऐसा चैम्बर रहता है, उसमें अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग प्रोडक्ट ऐसे निकाल लिया जाता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेफ्ता, अलग अलग टेम्परेचर पे। अब भिन्न भिन्न क्वथनांक पर, माने अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पर कंडेंसेशन होकर, संघनित होकर अलग अलग पदार्थ जो है पृथक कर लिए जाते हैं और ये पेट्रोलियम का उत्पाद कहा जाता है। अब पेट्रोलियम का उत्पाद का एक टेबल दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो प्राकृतिक गैस जो है जिसको नेचुरल गैस कहते हैं 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है तो ये मिलता है। कार्बन का अणु की संख्या इसमें C1 से C4 4 होगा। और रसोई गैस के रूप में जैसे देखिए हम लोग जो घर में यूज करते हैं उसमें क्या होता है, मेन होता है ब्यूटेन गैस, साथ में प्रोपेन भी रहता है उसमें। ठीक है, अब पेट्रोल या गैसोलीन, पेट्रोल को गैसोलीन भी कहते हैं। अब 20 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस में इसको निकालते हैं। C5 से C10 इसमें रहता है कार्बन, और इसको मोटर में, व्हीकल में यूज करते हैं या स्पिरिट के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। अब जो नेफ्ता है वो 100 से 180 में, इसमें C7 से C12 रहेगा। अब इसका नेफ्ता का प्रयोग हम रेशा बनाने में करेंगे। केरोसिन जो है 175 से 250 डिग्री में निकलेगा केरोसिन, ये C10 से C15, ये लैंप में स्टोव जलाइए इसका प्रयोग होता है। डीजल जो है 250 से 350 पे डीजल निकलेगा। C16, इसमें कार्बन का संख्या बढ़ गया, C16 से C20 डीजल इंजन में यूज कीजिए। लुब्रिकेंट ऑयल है 350 से 450, आप इसको दवा बनाने में यूज होता है। C20 से C30। पेट्रोलियम जेली 450 से 500 डिग्री पे, C30 से 35, इसको भी दवा बनाने में जेली का। पैराफिन मोम जिसको वैक्स कहते हैं 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, इसका मोमबत्ती बनाने में यूज होगा 35 से 40। जो कोलतार है आपका, कोलतार आप लोग समझते हैं जिससे रोड बनता है, अवशिष्ट, तो ये सड़क बनाने में। तो जो सबके बाद जो बच जाता है वो कोलतार होता है, तो उससे आप रोड बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक रसायन से संबंधित विविध तथ्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन लाइनर है, सब इंपॉर्टेंट है, हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। तो ठोस कपूर से वाष्प बनाने की क्रिया ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन का उदाहरण है। ये आप लोग जानते होंगे। दूध से दही का बनना किण्वन का उदाहरण है, फर्मेंटेशन कहलाता है। पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या से अभिव्यक्त की जाती है, ऑक्टेन नंबर। ठीक है, अब अच्छे अस्फोटरोधी यौगिक के ऑक्टेन संख्या का मान उच्च होता है। अब देखिए जितना ऑक्टेन नंबर ज्यादा उतना अच्छा पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल की में स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए टेट्रा एथिल सीसा का, टेट्रा एथिलीन लेड का यूज होता है, एंटी नॉकिंग एजेंट है। अब इंजन में नॉकिंग का आवाज ना आए इसके लिए यही प्रयोग किया जाता है। अब विमान जो कि एरोप्लेन है उसमें गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है, क्योंकि यह पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। पेट्रोल जो है वो जम ना जाए इसलिए उसमें
ग्लाइकॉल मिला दिया जाता है। व्यापारिक वैसलीन जो है पेट्रोलियम से निकाला जाता है। वैसलीन जो है पेट्रोलियम जेली कहते भी हैं। पैराफिन जो है पेट्रोलियम परिशोधन का उत्पाद है। जो पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? ऑक्टेन है। गोबर गैस प्राकृतिक गैस, बायोगैस है, सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मीथेन होता है। तो जान लीजिए जितना भी आपका बायोगैस हो गया, गोबर गैस हो गया, ठीक है, जो हम लोग CNG बोलते हैं, नेचुरल गैस बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सब में क्या होता है? मीथेन। लेकिन जो हम लोग घर में यूज करते हैं वो क्या है? LPG जो है वो लिक्विफाइड जो पेट्रोलियम है वो क्या है? ब्यूटेन होता है उसमें। इस बात का ध्यान रखिएगा। LPG का प्रमुख घटक ब्यूटेन है। खदानों में अधिकांश विस्फोटक हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से होता है। अब देखिए जो खदान होता है, जहां भी कोयला रहेगा या जहां भी तेल निकाला जाएगा वहां नेचुरल गैस होगा ही, मतलब क्या होगा? मीथेन होगा ही। तो विस्फोट होता है मीथेन के कारण। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन होता है। शीतक फ्रियोन क्या है? ठीक है, तो डाईफ्लुओरो डाईक्लोरोमीथेन को हम लोग फ्रियोन गैस बोलते हैं, जो कि रेफ्रिजरेंट के रूप में प्रयोग हो जाता था। मस्टर्ड गैस का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में आयुध के रूप में किया गया था। मस्टर्ड गैस इंपॉर्टेंट है। गैस वेल्डिंग एवं फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में, अब देखिए जो आर्टिफिशियली फलों को पकाया जाता है उसमें एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन आपको मैंने बता दिया कि गैस वेल्डिंग में भी एसिटिलीन का यूज होगा, और फलों को कृत्रिम रूप से एसिटिलीन, अल्काइलिन को भी एसिटिलीन कहते हैं। और कैल्शियम कार्बाइड जल से उपचारित करने पर, अब कैल्शियम कार्बाइड है जिससे कार्बाइड से हम लोग आम भी पकाते हैं, तो कैल्शियम कार्बाइड का ढेला आता है, उसमें अगर आप पानी मिला दें तो उस एसिटिलीन निकलेगा। ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ज़्यादातर इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर में होता था पहले, अब बंद कर दिया गया है क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं। मिथाइल अल्कोहल को वुड स्पिरिट कहा जाता है, जो मिथाइल अल्कोहल है। अब देखिए इथाइल अल्कोहल जिसको इथेनॉल कहते हैं, तो C2H5OH जिसको इथेनॉल कहिए या इथाइल अल्कोहल कहिए, तो ये तो पिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन मिथेनॉल जिसको हम लोग मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, वो क्या हो गया? ये C2H5OH, तो वो क्या होगा? CH3OH, मतलब कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन डालिए और एक OH बैठाइए, तो इसको हम लोग बोलेंगे मिथाइल अल्कोहल। तो ये जो होता है वुड स्पिरिट कहलाता है, लकड़ी से निकलने वाला स्पिरिट, लेकिन ये पीने योग्य नहीं होता है। इसको अगर आप पी लेंगे तो ब्लाइंडनेस हो जाएगा, डेथ भी हो सकता है। और संशोधित स्पिरिट में 95% इथाइल अल्कोहल होता है, ठीक है। अब देखिए ये मिथाइल अल्कोहल जो होता है उससे आप लोग क्या बना सकते हैं? फॉर्मेलिन बना सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेलिन जिसमें किसी भी चीज़ को रखा जाता है बहुत दिनों तक, जैसे देखेंगे फॉर्मेलिन का में बहुत चीज़ों को डुबा कर रखते हैं, बहुत जानवर को देखेंगे आप लैब वेब में, बायोलॉजी के लैब में, तो वहाँ वो उसका शरीर खराब नहीं होगा, ये बैक्टीरिया रोधी होता है। वो काष्ठ से प्राप्त पायरोलिग्नियस अम्ल में जो पायरोलिग्नियस एसिड होता है उसमें 10% एसिडिक अम्ल होता है, ठीक है। बायोडीजल के उत्पादन में ट्रांस एस्टेरिफिकेशन की प्रक्रिया, अब बायोडीजल जो कि पौधों से अब डीजल बनाया जाता है, तो उसमें ट्रांस स्टेरिफिकेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? ट्रांस स्टेरिफिकेशन। आयोडोफॉर्म का प्रयोग जो है पूर्तिरोधी के रूप में करते हैं। अश्रुग्र गैस जिसको हम लोग टीयर गैस कहते हैं, तो उसका रासायनिक नाम क्या है? अल्फा क्लोरोएसिटोफिनॉन बोलते हैं इसको, अल्फा क्लोरोएसिटोफिनॉन। पूछता है खाद्य पदार्थ, चटनी, सॉस, फलों के रस आदि के परिरक्षण के लिए, मतलब प्रिजर्वेटिव के लिए उसमें क्या यूज करते हैं? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। पूछता है ये प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नैप्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? कोलतार है, ठीक। पॉलीकार्बोनेट, बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। मोम क्या है? एक प्रकार का अल्डिहाइड है। क्या है? अल्डिहाइड। तो मैंने बताया अल्डिहाइड, CHO ग्रुप को अल्डिहाइड कहते हैं। और मधुर का, फलों का जो मधुर स्वाद है जो नेचुरल शुगर के कारण होता है, नेचुरल शुगर क्या है? फ्रुक्टोज है। तो यहाँ हमने जो है कार्बन जो है उसके बारे में पढ़ा था। कार्बन, हम उसके यौगिक कार्बन कंपाउंड को यहाँ हमने पढ़ लिया, समाप्त कर लिया। अब अगला टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होगा, वो अगला टॉपिक जो है वो ईंधन होगा, फ्यूल होगा, और वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। उसमें भी बहुत सारे टर्म्स होंगे। तो अगले वीडियोज में जो अगला पार्ट केमिस्ट्री का आएगा उसमें हम ईंधन से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग नीडी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, NEEDY
CLASSES यूट्यूब पर सर्च करें नीडी क्लासेज और वहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। और बहुत सारे हमारे वीडियोज, लगभग 65 से 70 वीडियोज अभी अपलोड हो चुके हैं। हम लोग एक क्रैश कोर्स सीरीज चला रहे हैं बीपीएससी के लिए, 90 दिन का प्लान है। अब 15 अप्रैल तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, गारंटी दे रहे हैं हम 100% कंप्लीट करा देंगे। जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो आपको लगेगा कि सारे प्रश्न यहीं से आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग लूसेंट को कवर करा रहे हैं, घटना चक्र कवर करा रहे हैं, बिहार स्पेशल कवर करा रहे हैं, बिहार करंट कवर करा रहे हैं हम लोग, उसके बाद फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट कवर करा रहे हैं, उसके बाद हम लोग नया जो अपडेटेड बजट आएगा बिहार का उसको कवर कराएंगे, इंडिया के बजट को कवर कराएंगे, इकोनॉमिक सर्वे बिहार का, इकोनॉमिक सर्वे इंडिया का कवर कराएंगे। उसके बाद हम लोग 3 साल का बीपीएससी का प्रश्न 65वीं, 66वीं, 64वीं का उसको कवर कराएंगे, एडुटेरिया को कवर कराएंगे जो मैगजीन है करंट अफेयर्स का, प्रतियोगिता दर्पण को कवर कराएंगे, उसके बाद एसपीडी मैगजीन को कवर कराएंगे। तो बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा आपका, लगभग सब कुछ आपका टिप पे होगा। जब आप लोग एग्जाम देने जाएंगे तो सब कुछ आपके टिप पर होगा। और जब सिलेबस कंप्लीट होगा तो 30 मॉक टेस्ट भी हम लोग करा देंगे। और ये सब कैसे मिल रहा है? बिल्कुल निःशुल्क मिल रहा है आपको। तो करना क्या है? बस नीडी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और उसके वीडियो को देखते जाना है, और कुछ नहीं करना है आपको। बस उसके वीडियो को बार बार देखते जाना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है और अपना कीमती कमेंट हमें बता देना है। तो अगले वीडियोज में केमिस्ट्री सीरीज में ईंधन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए